छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे आंसर बताने के पहले आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस राज्य में कौन सा धर्म सर्वाधिक विकसित अवस्था में था? देखो, 6ठी शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा है, ईस्वी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था भाई? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में बड़े पैमाने पर धार्मिक परिवर्तन हुए थे, जिसको हम लोग धार्मिक पुनर्जागरण भी कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। तो वो नहीं है, ये ईस्वी की बात कर रहा है, समझे? ईस्वी की बात कर रहा है, मतलब आज से लगभग 1400 वर्ष पहले। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस राज्य में कौन सा धर्म सर्वाधिक विकसित अवस्था में था? तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। इस समय देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहे थे, जो कि शैव मत के अनुयायी थे, मतलब कि वो हिंदू थे और शिव जी के उपासक थे। तो इस समय छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म वो सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म दिया नहीं गया है, और हिंदू धर्म तो लगभग हमेशा से ही भारत में ठीक ठाक अवस्था में था। बीच में जब बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो उस समय हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म बिल्कुल लुप्त हो गया, नहीं, उस समय भी ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ज़्यादा विकसित हो रहा था। जैसे कि मौर्य काल अगर हम बात करें, तो उस समय क्योंकि मौर्य जो अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया था, लेकिन बाकी धर्मों को भी फलने फूलने का सुअवसर दिया। तो देखिएगा, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो समय था ना, उस समय छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। ये खुद शैव मत के अनुयायी थे, लेकिन दूसरे धर्म, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, उन सबको समान महत्व देते थे। मतलब धार्मिक रूप से बिल्कुल भी मतलब असहिष्णु नहीं थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, सबको एक समान मानते थे। तो इस समय छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित अवस्था में था। इसी समय देखो, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया, जिसका नाम था वेनसोंग। तो वेनसोंग जो है लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा करता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी सिरपुर में भी वो ठहरता है, और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी ना, यात्रा विवरण, जिसका नाम है CU की। तो अपने यात्रा विवरण में वेनसोंग लिखता है कि इस क्षेत्र में, मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, अशोक के समय के बहुत सारे बौद्ध स्तूप हैं, और यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ऐसा वो लिखता है। तो उसके विवरणों से पता चलता है कि उस समय छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म जो है ठीक ठाक स्थिति में रहा होगा। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टाटा स्टील द्वारा संयंत्र लगाए जाने की योजना थी, जो असफल हो गया? यहाँ पर हो गई होना था क्या, चलो कोई बात नहीं। तो आपको बताना है, टाटा स्टील प्लांट, जो रतन टाटा की जो कंपनी है ना, टाटा स्टील प्लांट, तो टाटा स्टील प्लांट जो टाटा स्टील जो कंपनी है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक स्टील प्लांट लगाने की योजना थी? तो ये जो है ना योजना थी बस्तर जिले में। बस्तर जिले में जो है काम लगभग शुरू हो चुका था, ज़मीन वगैरह खरीदा गया था टाटा कंपनी की तरफ से, लेकिन वहाँ पर जो है बात नहीं बन पाई, विरोध हुआ। तो बाद में फिर जब अभी हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार जब बनी, तो फिर जिन लोगों से टाटा कंपनी ने ज़मीन खरीदी थी, तो जो पैसे वापस किए गए, तो सरकार ने पैसे वापस किए और ग्रामीणों की ज़मीन वापस दिलवाया। मतलब देखिए क्या था कि जो टाटा कंपनी थी, उसने जो है बस्तर के काफ़ी सारे ग्रामीणों से ज़मीन खरीद लिया था, क्योंकि उसको जो है संयंत्र लगाना था। तो लोगों ने जो है अपनी ज़मीनें बेच दी, पैसा लिया। अब उसके बाद टाटा कंपनी को जब उसने यहाँ से अपना पैकअप कर लिया, बोरिया बिस्तर समेट करके जब टाटा कंपनी वापस चला गया, तो उसने बोला कि भाई तुम्हारी जो ज़मीनें मेरे पास है, वो मैं तभी तुमको दूंगा जब तुम मुझे पैसे वापस करोगे। अब जो ग्रामीण थे, उनके पास पैसे बचे नहीं थे, सबने उसको यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पर ग्रामीण मतलब एक तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अपनी ज़मीन दे चुके थे और यहाँ पर संयंत्र भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर वो फंस चुके थे, और ऐसे समय में हमारे भूपेश बघेल सरकार ने
उस क्षेत्र के ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ये पैसा वापस करेंगे। तो जब इनकी सरकार बनी तब वादा निभाया गया और जितने भी पैसे ग्रामीणों की तरफ से बनते थे, मतलब टाटा कंपनी ने जितने भी पैसों में ज़मीनें खरीदी थी टाटा कंपनी को वापस किया गया और ग्रामीणों की ज़मीन वापस ग्रामीणों को दी गई। तो ये जो है बस्तर क्षेत्र में टाटा स्टील का संयंत्र लगने वाला था जो कि फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में घुड़सवारी को निषेध माना गया है? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है जिसमें घुड़सवारी मतलब कि घोड़ा, तो घुड़सवारी को निषेध माना गया, मतलब कि घुड़सवारी की मनाही है। इस जनजाति में घोड़े को छूने तक की मनाही है। कौन सी है ये जनजाति? कमार जनजाति। कमार जनजाति चूंकि एक विशेष पिछड़ी जनजाति भी है, ये जो है ना गरियाबंद जिले में विशेष करके इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो इसमें जो है घोड़े को छूना मतलब मनाही है, तो ये लोग घुड़सवारी भी नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुर्ग कोदल विकास खंड किस जिले में है? दुर्ग कोदल विकास खंड, तो देखो दुर्ग कोदल विकास खंड ये किस जिले में है? तो दुर्ग लगा हुआ है तो आप लोग दुर्ग टिक मत कर देना, ये कांकेर जिले में है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये विकास खंड किस जिले में है, ये तहसील किस जिले में है, ये जनपद पंचायत किस जिले में है, ऐसे पूछ लेते हैं। अधिकतर जो थोड़े से फेमस टाइप की चीजें हैं ना, जैसे कि बारसूर हो गया, वो भी एक तहसील है, तो उसके बारे में कभी पूछ लेगा तो आप सबको पता है दंतेवाड़ा में है। तो ऐसी और कोई तहसील होगा, पाटन पूछ लेगा, पाटन विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है ये पूछ लेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से कौन से विधायक निर्वाचित हैं। तो इस तरह से कभी कभी जो है चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र हो गया, विकास खंड हो गया, तहसील हो गया, उसके बाद जनपद पंचायत हो गया, जो थोड़े से फेमस टाइप के, खास टाइप के, थोड़ा सा हट के अलग है, तो उसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो दुर्ग कोदल ये कांकेर जिले के अंतर्गत एक विकास खंड है, ध्यान रखेंगे दुर्ग कोदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध आदेश प्रसारित किया था? ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में किस शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध आदेश प्रसारित किया था, मतलब कि छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? तो देखिएगा 1829 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। अब ये जो समय था 1829, इस समय छत्तीसगढ़ में सीधे अंग्रेज शासन कर रहे थे। 1818 से लेकर के 1830 तक 12 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन रहा ना, तो इस समय भी छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन था। अब धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं पूरे भारत में अपना प्रभाव जमा रहे थे, राजाओं को अपने नियंत्रण में ले रहे थे। तो जो नागपुर का भोसला शासक जो हमारे छत्तीसगढ़ का अधिपति था उस समय, तो वो भी जो है अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था। तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो अब अंग्रेज क्या करने लगे, अपने जो नियंत्रण में जो भी राजा महाराजा हैं उनको भी फुसलाने लगे कि भाई आप भी अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ करो, मतलब अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करने लगे। तो जो नागपुर के भोसला शासक थे जिनका नाम था रघुजी तृतीय, ये 1818 से 1854 तक थे ना शासक, 1818 से 1853, जहाँ तक, हाँ 53 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1818 से 1830 तक तो ये अल्पवयस्क थे। तब तक हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने संरक्षक के रूप में शासन किया और 1830 में इनको सत्ता सौंप दिया गया। लेकिन सत्ता सौंपा गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया। उन पर जो है अंग्रेजों की नियंत्रण होती थी। उनके राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंस होता था जिसके साथ मिलकर के उनको शासन करना होता था, क्योंकि नागपुर ने पहले ही सहायक संधि कर ली थी, तो वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे ही थे। तो उन्हीं के प्रभाव में आकर के 1831 में रघुजी तृतीय ने सती प्रथा के विरुद्ध एक आदेश प्रसारित किया था। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये पूरे इनका जो नागपुर राज्य था, पूरे राज्य में इन्होंने घोषणा किया था, आदेश दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, और इनको जो है
असहयोग आंदोलन के समय ओजस्वी भाषण देने के कारण बिलासपुर में इन्होंने भाषण दिया था, जिस कारण से इनको गिरफ्तार किया गया और बिलासपुर जेल में कैद करके रखा गया था। और जेल में रहते हुए इन्होंने एक कविता की रचना की थी, पुष्प की अभिलाषा। ध्यान रखना इस चीज को। कर्मवीर पत्रिका के ये संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव का मंदिर किस शैली में निर्मित है? भोरमदेव का मंदिर जो कि कबीरधाम जिले में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भोरमदेव के शासकों ने इसका निर्माण भोरमदेव के शासक कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, फणी नागवंशी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। फणी नागवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। तो यह किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। हमारे भारत में स्थापत्य कला की 3 शैलियां प्रचलित थी। नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। पंचायतन शैली यह भी एक स्थापत्य कला का एक शैली है। तो जो भोरमदेव का मंदिर है वो जो है नागर शैली में निर्मित है, और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बस्तर क्षेत्र की, यहाँ पर बस्तर क्षेत्र के स्थान पर दंडकारण्य ये भी दिया जा सकता है। दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे भी ये प्रश्न बन सकता है। तो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण छत्तीसगढ़ की नंदीराज पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। नंदीराज पर्वत श्रृंखला जो है 1210 मीटर, ये दूसरे स्थान पर है। बाकी अबूझमाड़ की पहाड़ियां, बैलाडीला की पहाड़ियां, केशकाल की पहाड़ियां सारी जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, अर्थात दंडकारण्य के पठार में है, अर्थात बस्तर क्षेत्र में है, अर्थात बस्तर संभाग में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आमा खानी पर्व कहाँ मनाया जाता है? आमा खानी, यहाँ पर आमा का मतलब होता है आम, और आम, हाँ, खानी का मतलब खाना। तो आम खाने का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई बस्तर क्षेत्र में। देखो क्या होता है ना, बस्तर क्षेत्र में जितने भी फल फूल अनाज है उसको खाने से पहले पूजा पाठ की जाती है, तभी वो उसको खाते हैं। जब तक वो पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक उस फल को, उस उत्पाद को वो नहीं खाएंगे। अभी तो हालांकि ये काफ़ी कम हो चुका है, पहले नहीं तो बताया जाता है कि हर एक चीज़ के लिए वो जो है पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन बीजापुर क्षेत्र में, सुकमा क्षेत्र में अभी भी इसका प्रचलन है, मतलब कोई भी फल हो, सब्जी हो, उसको वो पूजा किए बगैर नहीं खाते हैं। तो आमा खानी ये आम फल के लिए किया जाता है। ये जो है मार्च अप्रैल में इसको मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बोली पर भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है? भोजपुरी भाई बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली है। तो भोजपुरी का प्रभाव छत्तीसगढ़ की किस बोली पर देखने को मिलता है? भुलिया, ये जो है ना सोनपुर क्षेत्र में बोला जाता है, और इस पर उड़िया भाषा का प्रभाव है। कुरुख, इसमें तो भाई द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कुरुख द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है ना। बैगानी बैगा जनजाति द्वारा बोला जाता है, और ये जो सदरी है ये कोरवा जनजाति द्वारा बोला जाता है। अब जो कोरवा जनजाति के लोग हैं ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, और उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश से तो लगा हुआ है और बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्र हैं। तो इसी सदरी भाषा में, सदरी बोली में भोजपुरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब जैसे देखिए, जो उड़ीसा से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारा छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा है, इस तरफ उड़ीसा है इस तरफ, तो इस तरफ जितने भी क्षेत्र हैं ना ऐसे किनारे किनारे, तो इस तरफ की जितनी भी बोलियां हैं उनमें उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। नीचे बस्तर क्षेत्र की जो हल्बी बोली है, धुरवी बोली है, इसमें भी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरफ की जितनी बोलियां हैं सब में उड़िया बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं इस तरफ अगर हम लोग देखें ना, इस तरफ तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो इस तरफ तेलुगु भाषा का वो देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं इस तरफ फिर भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को।
इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।